शौर्य काव्या को अपनी गोद में उठा बिना एक नजर पीछे पलट आरजू को देखे वहां से निकाल जाता है। वही आरजू जो सभी मीडिया रिपोर्ट और कैमरा के सामने अकेली बेचारी बेबस सी परी रह जाती है, जिसके करीब 1 डेढ़ घंटे बाद आरजू टैक्सी लेकर वो मित्तल हाउस पहुंचती है, जहां काफी सारे लोग डेकोरेशन वाले, कैटरिंग, लाइट्स वाले काम में लगे हुए थे। मित्तल मेंशन को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज शाम को ही काव्या और शौर्य की एंगेजमेंट होने वाली थी। वही आरजू अब भी घर के अंदर इंटर करने वाली ही थी कि तभी घर के सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड आरजू को घर में इंटर करने से माना कर देता है, यह कहते हुए कि उसके भैया का ऑर्डर है कि वह इस घर के अंदर नहीं जा सकती। जिस तरह की गिरी हुई हरकत उसने काव्य के साथ की है, वह अब मित्तल परिवार की सदस्य नहीं रही। वह लोग उसे अपने परिवार से निकाल रहे हैं। इस बात पर आरजू अपने आप को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करती है। वह बोलती है कि एक बार उसे बड़े भैया से मिलना है, बस वह सामने आ जाए, वह उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। लेकिन उसकी इन कोशिशों का कोई असर नहीं होता। फिर आखिर में हर कर आरजू वहां से निकाल जाती है। वह चलते चलते मित्तल मेंशन से कुछ दूर आ चुकी थी और अभी बस चले ही जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसके पास ना कोई पता था, ना ही कोई ठिकाना जहां उसे जाना था। वह बस आगे चलते जा रही थी कि तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस सामने से चलती हुई आ रही थी, जिसे देख आरजू साइड हो चलने लगती है। लेकिन फिर भी वह गाड़ी अचानक से हाई स्पीड करते हुए आरजू की तरफ आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार धक्का मार दिया, जिसे आरजू कुछ दूर जाकर गिरती है। उसे काफी चोरों की चोट आई थी। उसकी सर से काफी सारा खून आ रहा था। हाथ पैर घुटने हर जगह चोट आई थी। गाड़ी से धक्का लगने के बाद वह रोड से कुछ दूर जाकर गिरी थी। ऐसा लगा रहा था जैसे उसके शरीर में अब कोई ताकत ही ना बची हो। वह अपना सारा दम लगाकर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही दूसरी तरफ जिस गाड़ी ने उसे धक्का मारा था, उसका दरवाजा खुलता है और ब्लैक कलर की है, हाई हिल सैंडल पहने हुए एक लड़की फ्रंट सीट से बाहर निकलती है। वही आरजू जो इस वक्त काफी बुरी हालत में सड़क के कोने पर लेटी हुई थी। सर से काफी खून आने के वजह से उसकी आंखों में भी खून चला गया था, जिसके वजह से उसे क्लियर नजर नहीं आ रहा था। उसे धुंधला सा एक लड़की नजर आ रही थी, जो उसकी तरफ आ रही थी, जिसे वह क्लियरली देख नहीं पा रही थी कि तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज सुने ई देती है, सिस्टर, क्या तुम अभी नहीं मरी? जिस आवाज को सुन आरजू को बड़ा झटका लगता है और वह अपनी आंखों को साफ करते हुए आंखें खोल सामने देखती है। तो इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन काव्या खड़ी थी, जिसकी आंखों में इस वक्त ना तो कोई आंसू थे, ना ही कोई मासूमियत और ना ही दुखी बेचारी लड़की लग रही थी, बल्कि इस वक्त उसकी आंखों में घमंड, गुस्से और नफरत की भावना नजर आ रही थी, जिसे देख अर्जू, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बुरी तरह से घायल थी, अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज से सवाल करती है, काव्या, आखिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी आखिर? जिसे सुन काव्या अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेते हुए आगे बढ़ते हुए अपने हाई हिल सैंडल को आरजू के सीने पर दबाते हुए बोलती है, गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुम मित्तल परिवार में वापस आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे आने के बाद मेरा मित्तल परिवार में आवधा काम हो गया। सोसाइटी में मैं सिर्फ एक अडॉप्टेड डॉटर बन के रह गए, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हमेशा से मित्तल परिवार की रियल प्रिंसेस थी, इकलौती बेटी, और अब वापस से वह तभी हो पाएगा जब तुम ना रहो। इसीलिए तुम्हें मरना होगा। वैसे भी तुम्हें कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि तुम्हारे बड़े भैया, वह भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो भला तुम जी के क्या ही करोगी? इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे इस दुखी जिंदगी से आजादी देने आई हूँ। तुम अब तक मारे क्यों नहीं मार जाओ, तुम्हारा जीना बेकार है। इतना बोल काव्या थोड़ा झुकता हुए आरजू के करीब आ अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ली बोलती है,
वैसे एक सीक्रेट पता है, आज जो कुछ भी हुआ या फिर आज से पहले भी जो हुआ, वो सब कुछ मेरी ही प्लानिंग थी। तो बताओ कैसा लग रहा है अपने आखिरी समय ये सब कुछ जानकर? बहुत बड़ा लगा रहा होगा ना? हाँ, हाँ, ये बोलते हुए काव्या काफी जोर-जोर से हंसने लगती है। वही आरज़ू काव्या की इन बातों को सुन माँ ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी। उसे जवाब देना चाहती थी, सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि कैसे उसे फंसाया गया है। उसकी गलती नहीं थी। ये सब कुछ काव्या का किया था। उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। अब वह पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसके गले से अब आवाज नहीं निकाल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पहले से ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी कि तभी उसके सामने खड़ी काव्या बड़ी बेरहमी से अपने हाथ में लिए लोहे के रोड से आरजू के कर पर वार करती है, जिससे वही इस वक्त आरजू की मौत हो जाती है।